नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज सामाजिक विज्ञान में वैसे प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न रहेगा आज राज्य एवं राष्ट्र की आय, यानी कि राज्य का आय और राष्ट्र की आय से समझेंगे। तो सबसे पहले आप अगर आय की बात करें, क्योंकि मेन बात तो यही है, राज्य मतलब समझ गए अपना अपना राज्य, जो कि भारत में 28 राज्य है और केंद्र शासित राज्य है। तो राष्ट्र तो समझ गए अपना देश, राष्ट्र मतलब अपना देश। तो राज्य और राष्ट्र का आय यानी कि आय की बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि आय क्या है। अगर आप सभी जो जानते हैं तो अपना नाम लिखिए और कमेंट में जरूर लिखें कि सर हम पहले से आय समझते हैं। तो आय मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी काम को करे। अब काम करने की तरीका 2 तरह से हो सकता है, यानी कोई मन से यानी कि दिमाग से बैठकर कुर्सी पे काम करेगा और कोई व्यक्ति शरीर से काम करेगा। यानी वह जो काम किया पूरा दिन में, वह परिश्रम जो किया उसके बदले में जो धन मिलता है उसे आय कहते हैं। अब आय मजदूर जो श्रमिक होते हैं उसको एक दिन में बहुत सारे जगह 12 घंटा मतलब काम करवाते हैं और कहीं 8 घंटा काम होता है। वैसे तो संविधान के अनुसार 8 घंटा काम है, लेकिन 12 घंटा काम करवा रहे हैं। तो उसका जो आय मिला यानी पूरे महीने में या एक दिन जो उसके काम के बदले पैसा मिलता है उसे आय कहते हैं। तो हिसाब ज़्यादा अच्छा रहता है आय एक महीने में किसका, एक परिवार का। अगर आप देश की या राज्य की बात करें तो एक साल में उसका आय पता लगता है। तो दोस्तों आय समझ गए, जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से काम करता है तो उसके बदले में जो धन मिलता है उसे आय कहते हैं। अब आइए अच्छे से समझेंगे, यह भी प्रश्न आपको मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं तो उत्तर में लिखिएगा वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए और उत्तर में लिखिएगा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा वर्ष भर में यानी एक साल में किसी देश में अर्जित, यानी अर्जित मतलब जमा, अर्जित आय यानी कि जमा आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें देश में उत्पादित वस्तु यानी कि देश में जितना भी उत्पादन वस्तु बनाया जाता है या वस्तु के जगह पे अनाज उत्पन्न किया जाता है एवं सेवा का मूल्य, सेवा तो समझ रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, रेलगाड़ी हो गया, बहुत सारा जो कि आयतायात के अंतर्गत आते हैं, ये स्कूल हो गया, यानी कि सेवा जो आपको दे रहा है, सेवा के बदले में जो पैसा लिया जाता है उससे भी आता है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक आय किससे आता है तो सेवा क्षेत्र से आता है। तो सेवा क्षेत्र आप जानते हैं कि तीसरा क्षेत्र है। और मतलब कि भारत में आय का मतलब 3 साधन है, जैसे अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया और सेवा क्षेत्र हो गया। तो ये सेवा क्षेत्र से ज़्यादा आता है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं इसका मतलब राष्ट्रीय आय का। तो बात कुछ आता है तो समझा देते हैं, बोल देते हैं, बता देते हैं। तो देखिए अब ये बात को अच्छे से आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग कॉपी में अच्छे से ऐसे लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न है 2 नंबर, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। अब प्रति व्यक्ति, प्रति मतलब समझते हैं ना, एक कर आदमी का, ठीक है, एक आदमी का आय, प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति का आय। तो उत्तर में लिखिएगा
कि जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे औसत आय भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों आप औसत जो निकालते हैं, यानी कि मान लिया जाए कि 20 रुपए है और इसे हमें एक घर के परिवार में बांटना है, तो उस घर के परिवार में जो है कि 5 सदस्य है, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 5 चौके 20 यानी कि 4 रुपए सबको मिला। इसी प्रकार से जितना भारत देश में करोड़ों रुपया होगा और जितना भारत देश में पूरा संख्या है, पूरा संख्या से जितना साल भर में अर्जित भारत में पूरे भारत में पैसा जमा होगा, धन जमा होगा, उसमें पूरे संख्या से जितना जितना आदमी भारत देश में रहने वाले हैं इससे भाग दिया जाता है। जैसे कि अभी बताएं 4 रुपया एक परिवार में मिल गया, उसी तरह से दिया जाता है, तो उसको औसत आय भी कहा जाता है। तो लिखने का तरीका दोस्तों आप लोग यहाँ से समझ रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखिएगा जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं और इसे औसत आय भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है 3 नंबर, आय से आप क्या समझते हैं? आय से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों ये आपको शुरू में ही बता दिए हैं। अब देखिए तब फिर भी लिखने का तरीका समझाना अलग होता है, लिखना अलग होता है। तो देखिए आय से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर में लिखिएगा जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य, यानी कि मानसिक कार्य हो गया कि ऑफिशियल काम बैठ करके दिमाग से जो काम करता है वह, शारीरिक मतलब हो गया जो मजदूर शरीर से काम करता है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उसे उस कार्य के बदले उसे पारिश्रमिक प्राप्त होती है तो उसे आय कहते हैं। तो दोस्तों लिखने का तरीका समझ गए और आय तो शुरू में ही बता दिए थे। अब यहाँ लिखने का तरीका भी आप लोग समझ गए कि आय से आप क्या समझते हैं, जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उसे कार्य के बदले उसे पारिश्रमिक यानी कि जो परिश्रम जो किया उसका प्राप्त होती है तो उसे आय कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न है, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किन आधार पर होता है? राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किन आधारों पर होता है? तो उत्तर में लिखिएगा इसका आकलन 2 आधारों पर होता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। पिछले कुछ वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यह प्रश्न था कि राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कीजिए। तो इसका आकलन दो आधारों पर होता है। पहला क्या है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और दूसरा क्या है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि हुई है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए। अब अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन क्यों जरूरी है? राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन क्यों जरूरी है? अब दोस्तों इस प्रश्न को समझाने से पहले ये आर्थिक स्थिति समझिए। आर्थिक स्थिति क्या है? अब मान लीजिए एक गांव से ही कहीं मतलब किसी व्यक्ति को जाना है, या एक गांव से ही बच्चा मतलब मार्केट बाजार जा रहा है पढ़ने के लिए। तो किसी बच्चे के पास साइकिल है और किसी बच्चे के पास साइकिल नहीं है, तो वह बच्चा पैदल जा रहा है और एक बच्चा साइकिल से जा रहा है। तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति देख रहे हैं कि जो बच्चा साइकिल से जा रहा है उसका आर्थिक स्थिति ठीक है, और जो बच्चा पैदल जा रहा है उसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो आर्थिक स्थिति मतलब ये होता है। तो राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन क्यों जरूरी है, अब समझिए।
उत्तर में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संग्रहण मतलब क्या होता है, जमा। संग्रहण के क्रम में यह आवश्यक होता है कि पूरे राष्ट्र के लिए एक ही मापदंड अपनाया जाए, जिससे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके। तो आप लोग समझ गए, यानी कि एक ही मापदंड मतलब जो मापा जाएगा भारत में राष्ट्रीय आय, तो उसके लिए स्थिति को जानना जरूरी होता है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में आय के आधार पर कौन कौन से राज्य उच्च एवं निम्न श्रेणी पर रखे गए हैं। यानी कि भारत में आय के आधार पर, यानी कि भारत में आय के आधार पर, यानी कि सबसे ज्यादा किसका आय है, सबसे ज्यादा आय किस राज्य का है और सबसे कम आय किस राज्य का है, श्रेणी में रखा गया। तो प्रश्न आपको इस तरह से मिलेगा। एक बार फिर से प्रश्न को भी याद रखना जरूरी है, तभी आपको उत्तर भी समझ में आएगा। भारत में आय के आधार पर कौन कौन से राज्य उच्च एवं निम्न, उच्च मतलब बड़ा, निम्न मतलब छोटा, निम्न श्रेणी पर रखे गए हैं। तो उत्तर में लिखिएगा भारत के राज्य में गोवा जो है कि इसका पूरे भारत में 28 राज्य में से सबसे अधिक आय गोवा में होता है। दूसरा नंबर पे है दिल्ली, तीसरा नंबर है हरियाणा। आय के आधार पर समृद्धि माना गया है। तथा बिहार जो है कि सबसे नीचे पदान पे है, सबसे नीचे, यानी कि सबसे कम बिहार का ही आय है। उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद मध्य प्रदेश विकास की निचली श्रेणी में है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। भारत में आय के आधार पर कौन कौन से राज्य उच्च एवं निम्न श्रेणी पर रखे गए हैं। उत्तर भारत के राज्य में गोवा, दिल्ली तथा हरियाणा आय के आधार पर समृद्धि है, यानी कि बढ़िया है, और तथा बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश विकास की निचली श्रेणी में है। अब अगला प्रश्न है आपका,